ये सिर्फ इतिहास की तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि कैसे एक इतना विशाल और विविध उपमहाद्वीप, जहाँ सैकड़ों भाषाएं थीं, अलग अलग संस्कृतियां थीं, उसने पहली बार खुद को एक आवाज, एक राष्ट्र के रूप में देखना शुरू किया। और देखिए, इस पूरी पड़ताल जो आधार है वो है कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का एक अध्याय। तो हमारा मिशन सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, सही, बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब को समझना है। हम देखेंगे कि पहले विश्व युद्ध ने भारत की जमीन को आंदोलनों के लिए कैसे तैयार किया, गांधी जी का सत्याग्रह का एरिया असल में था क्या, और सबसे दिलचस्प बात कि जब लोग स्वराज का नारा लगाते थे तो उनके दिमाग में चल क्या रहा था। बिल्कुल, क्योंकि एक किसान के लिए स्वराज का मतलब शायद जमींदार से छुटकारा था, और एक शहर के छात्र के लिए कुछ और। चलिए इस उलझी हुई और दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ जरूर। तो शुरुआत करते हैं पहले विश्व युद्ध के बाद के भारत से। माहौल कैसा था उस वक्त? माहौल कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा तनाव भरा था। देखिए, युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था, लेकिन उसकी कीमत भारत भी चुका रहा था। अच्छा, अंग्रेजों ने लड़ाई के नाम पर अपना रक्षा खर्च बेतहाशा बढ़ा दिया था। और ये पैसा कहाँ से आया? आम लोगों से ही आया होगा। हाँ, कर्ज लेकर और आम लोगों पर नए नए टैक्स लगाकर। इनकम टैक्स जैसी चीजें उसी दौरान शुरू हुई। यानी आम आदमी की जेब पर सीधा असर। सीधा और बहुत गहरा असर। 5 साल के अंदर, मतलब 1913 से 1918 के बीच, चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। दोगुनी? हाँ, लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया था। और गाँवों में तो गुस्सा और भी ज्यादा था। वहाँ से नौजवानों को पकड़कर जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। और इसी सब के बीच कहते हैं कि प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। 1918 से लेके 1921 तक देश के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हुईं, अकाल पड़ा और उसी वक्त फ्लू की एक भयानक महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के आंकड़े तो दहलाने वाले हैं। उस दौर में अकाल और महामारी से लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ, लोगों को लग रहा था कि शायद जंग खत्म होगी तो राहत मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसी निराशा और गुस्से के माहौल में एक नए नेता का मंच पर आगमन होता है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, लेकिन वो अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं, एक नया विचार भी लेकर आए थे, सत्याग्रह। ये था क्या असल में? क्या ये सिर्फ धरना प्रदर्शन था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। सत्याग्रह का जो मूल मंत्र था वो था सत्य की शक्ति। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको जुल्म करने वाले पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई और आपकी पीड़ा ही आखिरकार जालिम के ज़मीर को जगा देगी। ये शारीरिक बल की नहीं, आत्मबल की लड़ाई थी। तो ये एक तरह से विरोधी के मन को बदलने की कोशिश थी, उसे हराने की नहीं। बिल्कुल सही। ये अहिंसा के जरिए जीत हासिल करने का रास्ता था, और भारत आने के बाद गांधी जी ने इसे आजमाया भी। हाँ, उनके शुरुआती आंदोलन। जी, 1917 में वो बिहार के चंपारण गए और वहाँ के किसानों को दमनकारी बागान मालिकों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। फिर गुजरात के खेड़ा में किसानों के लगान माफी के लिए सत्याग्रह किया। और 1918 में अहमदाबाद में भी। हाँ, अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के हक के लिए वो अनशन पर बैठे। और ये तीनों कोशिशें कामयाब रहीं। इन छोटी छोटी जीतों ने जरूर उनका हौसला बढ़ाया होगा। तो इसके बाद इन्होंने एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बारे में सोचा। हाँ, और उसका कारण बना 1919 का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये बेहद काला कानून था। अंग्रेजी सरकार ने इसे भारतीय सदस्यों के जबरदस्त विरोध के बावजूद पास कर दिया था। इस कानून ने सरकार को बेहिसाब ताकत दे दी थी। इतनी ताकत कि वो किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकते थे। मतलब ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। बिल्कुल। इसी के खिलाफ गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल से इसकी शुरुआत हुई। और इसका असर कैसा रहा? शहरों में इसका जबरदस्त असर दिखा। रैलियां हुई, दुकानें बंद हो गईं, रेलवे वर्कशॉप में मजदूर काम छोड़कर बाहर आ गए। सरकार इस उभार से घबरा गई। और जब सरकार घबराती है तो वो दमन का रास्ता अपनाती है। वही हुआ। अमृतसर में स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद तो हालात और बिगड़े होंगे।
हाँ, लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया। शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमान जनरल डायर के हाथ में आ गई। और फिर आया वो दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग। उस दिन बैसाखी का मेला था। आसपास के गांवों से हजारों लोग अपने परिवार के साथ अमृतसर आए थे। ज्यादातर को तो ये पता ही नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है। वे सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे। तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने बाहर निकलने के इकलौते रास्ते को बंद किया और बिना किसी चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। ये सोचना भी भयानक है, लेकिन डायर ने ऐसा क्यों किया? उसका मकसद क्या था? उसने बाद में खुद कहा था कि वह सत्याग्रहियों के मन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना चाहता था। दहशत और विस्मय? हाँ, वो एक नैतिक प्रभाव डालना चाहता था। सीधे शब्दों में कहें तो वो आतंक फैलाकर आंदोलन को कुचल देना चाहता था। लेकिन क्या इसका असर उल्टा नहीं हुआ? क्या इस एक घटना ने अंग्रेजी राज के तथाकथित नैतिक प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर दिया? बिल्कुल। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर भारत में हिंसा की आग भड़का दी। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार ने और भी बर्बरता से जवाब दिया। लोगों को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़क पर घिसट कर चलने और हर अंग्रेज को सलाम करने पर मजबूर किया गया। गांवों पर बम तक बरसाए गए। इतनी हिंसा देखकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उन्हें शायद लगा कि देश अभी इतने बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और उन्हें ये भी महसूस हुआ कि रॉलेट सत्याग्रह अभी तक ज्यादातर शहरों तक ही सीमित था। एक बड़े अखिल भारतीय आंदोलन के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाना जरूरी था। और यहीं पर उन्हें एक मौका दिखाई दिया। खिलाफत का मुद्दा। ये खिलाफत का मुद्दा क्या था? देखिए, पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी, जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, और तुर्की के सुल्तान को पूरी इस्लामी दुनिया अपना आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा मानती थी। अच्छा। अब अफवाह ये थी कि अंग्रेज खलीफा पर एक अपमानजनक संधि थोपने वाले हैं। इससे दुनिया भर के मुसलमान नाराज थे, जिनमें भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति बनाई। और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक बड़े अवसर के रूप में देखा। हाँ, उन्होंने सोचा कि अगर कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करती है तो दोनों समुदाय मिलकर एक संयुक्त जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने बाकी नेताओं को खिलाफत के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मना लिया। तो यहाँ से शुरू होता है असहयोग आंदोलन। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस आंदोलन से जुड़ने वाले हर समूह के लिए स्वराज का मतलब एक जैसा नहीं था। शहरों में क्या हो रहा था? शहरों में शुरुआत बहुत जोरदार हुई। मध्य वर्ग ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। आर्थिक मोर्चे पर तो असर और भी बड़ा था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों के सामने धरने दिए गए और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आलम ये था कि एक साल के अंदर ही विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। आधा? ये तो बहुत बड़ा असर है। लेकिन ये जोश ज्यादा दिन तक टिका नहीं। शहरों में आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगा? इसकी कुछ व्यवहारिक वजहें थी। मिलों में बने विदेशी कपड़े सस्ते होते थे, जबकि खादी महंगी थी। गरीब आदमी उसे कैसे खरीदता? सही बात है। दूसरी बात, आपने अंग्रेजी स्कूल कॉलेज तो छोड़ दिए, लेकिन उनकी जगह पर भारतीय संस्थान बहुत धीरे धीरे खुल रहे थे। आखिरकार छात्र और शिक्षक सरकारी संस्थानों में लौटने लगे और वकील फिर से अदालतों में दिखने लगे। तो शहरों की कहानी तो ये थी, लेकिन जब ये आंदोलन देहात यानी गांव में पहुंचा तो इसका रंग रूप ही बदल गया। अवध के किसानों की बात करें तो उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? अवध में बाबा रामचंद्र नाम के एक सन्यासी किसानों को संगठित कर रहे थे। वहाँ लड़ाई तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ थी। क्यों? वो क्या करते थे? वो किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे और उनसे बेगार करवाते थे, यानी बिना पैसे दिए काम। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था लगान कम हो, बेगार खत्म हो और जमीन फिर से उन लोगों में बट जाए जो उस पर खेती करते हैं। लेकिन उनका आंदोलन तो हिंसक हो गया था ना? हाँ, कई जगहों पर किसानों ने जमींदारों के घरों पर हमला कर दिया, बाजारों को लूट लिया। जाहिर है कांग्रेस का नेतृत्व इस तरह की हिंसा से खुश नहीं था। और आदिवासियों की कहानी तो और भी अलग थी।
आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू का जिक्र आता है। वो कौन थे? राजू एक बहुत ही दिलचस्प किरदार थे। वो खुद को गांधी जी का अनुयायी बताते थे, लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए कहते थे। फिर तो वो पूरी तरह गांधीवादी थे। नहीं, यहीं पर कहानी में एक मोड़ है। उनका ये भी मानना था कि भारत को आजादी अहिंसा से नहीं बल्कि बल प्रयोग से ही मिल सकती है। अच्छा। उन्होंने आदिवासियों को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। 1924 में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। राजू जैसे किरदार इतिहास को बहुत दिलचस्प बनाते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो गांधी जी से प्रेरित है लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी जटिल थी। बिल्कुल, और सबसे मार्मिक कहानी शायद असम के बागान मजदूरों की है। उनके लिए स्वराज क्या था? उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की चारदीवारियों से आजादी, जहां उन्हें कैदियों की तरह रखा जाता था। उन्हें अपने गांव जाने तक की इजाजत नहीं थी। मतलब वो एक तरह से बंधुआ मजदूर थे। हाँ, कह सकते हैं। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ गया है और हर किसी को गांव में जमीन मिलेगी। हजारों मजदूर बागान छोड़कर अपने घरों की तरफ चल पड़े। लेकिन वो घर पहुंच नहीं पाए। नहीं, रेलवे और स्टीमर की हड़ताल थी, वो रास्ते में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और बुरी तरह पीटा। तो अब देखिए, एक ही शब्द स्वराज, लेकिन उसके मतलब कितने अलग अलग थे। बिल्कुल, और यही भारत के राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी चुनौती थी। गांधी जी ने स्वराज जैसा एक शब्द दिया जिसे हर कोई अपनी उम्मीदों से भर सकता था। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि आजादी के बाद इन सभी अलग अलग स्वराजों को एक संविधान में समेटना एक बहुत बड़ा काम होने वाला था। बहुत बड़ा। और फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जहां एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी।